हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं मानव में लैंगिक जनन। तो हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा कि जो जनन है वो दो तरीके से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार से जनन होता है, उसके अलग अलग विधियों के बारे में हमने सीखा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में पौधों के अंदर लैंगिक जनन के बारे में सीखा था। और आज हम अपनी क्लास में मानव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, मादा जनक और नर जनक। तो नर और मादा ये दोनों ही के बॉडी में, शरीर में गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि फ्यूज होकर के नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, इनका फॉर्मेशन भी मेल बॉडी फीमेल बॉडी में ही होता है। तो मेल बॉडी में मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब जो ये फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो ये पूरा का पूरा जनन की प्रक्रिया, यानी कि रिप्रोडक्शन की जो ये प्रोसेस है, इसके लिए अलग से बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी से पता चलता है कि होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो कि जन्म से ही हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमें पहले सीखना है, और जो मेल और फीमेल गैमेट्स ये बन रहे हैं शरीर में, ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे नर जनन तंत्र। तो हाँ, ये पिक्चर को ध्यान से देखें। मानव का नर जनन तंत्र, जैसे कि हमने बात की कि मेल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर जनन तंत्र, और फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मादा जनन तंत्र होते हैं। तो इन्हीं जनन तंत्रों से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जनन होता है। अब कैसे होता है, क्योंकि इनमें ही मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बन रहे होते हैं, यानी कि जो गैमीट फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं कि लैंगिक जनन में गैमीट का फ्यूजन होता है। तो ये फ्यूजन होने के लिए पहले गैमीट बनेंगे भी तो ये गैमीट कहाँ बन रहे हैं, ये जनन तंत्रों में बन रहे हैं। तो देखिए इस पिक्चर को, यहाँ पर आप ध्यान दें अगर, तो ये मेल की बॉडी के बारे में पिक्चर दी गई है, आप ध्यान दें तो यहाँ पर शिश यानी कि पेनिस। अब इसके अलावा जो ये बॉडी के बाहर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिया गया होता है, ये है वृषण कोश, और वृषण कोश के अंदर है वृषण यानी कि टेस्टिस। अब टेस्टिस ही वो जगह है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक बात जान लेने वाली है कि जो ये वृषण कोश है, वृषण कोश के अंदर वृषण है, यानी कि जो टेस्टिस है वो यानी कि वृषण, वो इस वृषण कोश के अंदर है। टेस्टिस यानी कि वृषण में ही स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होता है। स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म क्या है, यानी कि मेल गैमीट, ये बनता है वृषण में, टेस्टिस में। अब ये जो वृषण कोश है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, ओके, बट ये बॉडी से बाहर होता है। ये क्यों होता है बॉडी से बाहर? क्योंकि जो स्पर्म है इनको बॉडी के टेम्परेचर से कुछ कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि ये बॉडी से हमेशा थोड़ा बाहर की तरफ होता है, इसीलिए टेस्ट जो हैं ये बॉडी से बाहर रहते हैं। आगे देखेंगे तो पेनिस है। अब यहाँ पर ध्यान दें अगर, तो जो टेस्टिस है इसमें बन रहा है मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, और यहाँ से निकल रही है एक ट्यूब। ये ट्यूब जो है ये स्पर्म को लेकर के इस ट्यूब
ये जो ट्यूब है इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी, यानी कि वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी। ये स्पर्म्स को यहाँ से लेकर जाती है पेनिस तक। यहाँ से देखें आप इसका पूरा रास्ता, तो ये पेनिस तक लेकर जा रही है इसको, यानी कि शिश्न। और यहाँ पर लिखा गया है मूत्र मार्ग, तो आप ऊपर ध्यान दें, यहाँ दिखाया गया है मूत्राशय। मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से भी जो ये डक्ट आ रही है ये जाकर के मिल रही है यहाँ पेनिस तक। और ये मूत्र मार्ग यहाँ दिखाया गया है कि ये कॉमन पैसेज है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। तो यानी कि मूत्र और जो मेल गैमेट्स हैं वो यहाँ से एक साथ एक ही रास्ते से शरीर से बाहर आते हैं। अब यहाँ पे जब आप देखें कि जो ये शुक्रवाहिनी है इसके आसपास में यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं इन पे हमें ध्यान देना है। यहाँ लिखा गया है प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ लिखा गया है शुक्राशय। शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर क्या कर रही हैं? इनका काम होता है कुछ सेक्रीशंस करना, यानी कि जब स्पर्म यहाँ से यहाँ आएगा तो रास्ते में ही कुछ सेक्रीशंस को रिलीज किया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू। होता क्या है कि जो ये मूत्र मार्ग है ना, यहाँ पर से मूत्र भी यानी कि यूरिन भी पास हो रहा है और टाइम टू टाइम स्पर्म्स भी पास हो रहे हैं। तो जो स्पर्म्स हैं वो रह सकते हैं बेसिक मीडियम में, और जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक रहता है। तो उनको चाहिए बेसिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो ये सेमिनल वेसिकल्स है, शुक्राशय है, इनका काम क्या रहता है? ये एक तो मीडियम को बेसिक कर देंगे, साथ ही ये इस तरह का फ्लूइड रहता है जिसमें कि आसानी से जो स्पर्म है वो शरीर से बाहर फ्लो कर जाए, मतलब कि उनको मूवमेंट में आसानी हो। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो शुक्राशय है इनके फंक्शंस के बारे में हमेशा पूछा जाता है। साथ ही ये ऐसा सेक्रीशन सेक्रीट कर रहे होते हैं जो कि स्पर्म को कोई भी इंफेक्शन से भी बचा रहे हैं, एक तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा उसको फूड भी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि स्पर्म एक सेल है, अब उससे आगे जाके बेबी बनेगा, उसको एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये वाला स्ट्रक्चर रहता है। तो ये एक पूरी सेल है, इसके पास टेल है, ये टेल बहुत ज्यादा मूव करती है, मूव करने के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जा पा रही होती है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है डीएनए। तो देखने में ये सेल जैसा ही है नॉर्मल, कि इसके पास साइटोप्लाज्म है, डीएनए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, साथ में एक टेल है। टेल का काम क्या है? यहाँ पर टेल का काम है मूवमेंट, क्योंकि ये फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जा रहे होते हैं। टेस्टिस का मेन फंक्शन फिर क्या हुआ? टेस्टिस का मेन फंक्शन हुआ मेल गैमेट का प्रोडक्शन। मेल गैमेट का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है, ये हमने जाना। साथ ही टेस्टिस का एक और काम है, ये सेक्रेट करता है एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है और ये मेल रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हार्मोन। यानी कि जो बच्चे छोटे हैं जैसे वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, जैसे बॉयज हैं तो उनके अंदर टेस्टिस में से ये हार्मोन रिलीज होता है, तब जाकर के उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। यानी कि बच्चों के, यानी कि बॉयज के अंदर बॉडी के ऊपर बाल आना, आवाज का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछे आना, तो जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टेस्टिस क्या कर रहा है? टेस्टिस कर रहा है स्पर्म फॉर्मेशन, साथ ही ये कर रहा है टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को रिलीज। इसके बाद आ जाते हैं मादा जनन तंत्र पर। मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मादा जनन कोशिकाएं हैं, यानी कि जो फीमेल गैमीट है, उनका फॉर्मेशन होता है अंडाशय में। अंडाशय, इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ दिखाया गया है मानव का मादा जनन तंत्र। तो ये पिक्चर है मादा जनन तंत्र की। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ दिखाया गया है सबसे पहले योनि, उसके बाद है ग्रीवा, उसके बाद है गर्भाशय, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे दोनों अंडाशय, और अंडाशय और यहाँ पे गर्भाशय से मिलाने वाली जो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है अंडवाहिका, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। तो जो ओवरी है अंडाशय, उसका काम क्या है? उसका काम है, अंडाशय का काम है अंड कोशिका या फिर जो फीमेल
गैमीट है उसके प्रोडक्शन का। तो यहाँ पर जो ओवरी है यानी कि जो अंडाशय है यही बनाता है एग यानी कि फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट बन रहा है ओवरी में। अब ओवरी में से ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका में और यहां से यहां जाएगा। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि यहां पर 2 ओवरीज हैं, 2 ओवरीज यानी कि एक मंथ में एक ओवरी से एग रिलीज होता है और अगले मंथ में अगली ओवरी से एग रिलीज होता है। तो ये ऐसे ही ऑल्टरनेट वे में एग का फॉर्मेशन करती हैं, एग को रिलीज करती हैं। यानी कि फीमेल गैमेट जब प्रोड्यूस होता है तो एक बार में एक ही ओवरी से होगा और नेक्स्ट टाइम पे फिर अनदर ओवरी से होगा और ये ऑल्टरनेट वे में चलता रहता है। एक बार रीडिंग ले लेते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। तो एग फॉर्मेशन कब होता है ये पता होना चाहिए आपको। ये पूछा जाता है कि एग फॉर्मेशन गर्ल्स में कब से होने लगता है। तो जब बच्ची छोटी होती है यानी कि अभी वो पैदा भी नहीं हुई है, लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यानी कि जो इमेच्योर एग्स हैं, बहुत छोटी बेबीज जो गर्ल्स होती हैं उनके ओवरीज में ही प्रेजेंट होते हैं। यौवनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। जैसे जैसे गर्ल्स बड़ी होने लगती हैं वैसे वैसे ये एग मैच्योर होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है और आगे जाकर के 2 में से एक अंडाशय में हर माह एक जो एग है वो मैच्योर होने लगता है। और उसके बाद महीन अंडवाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब, जो ये फैलोपियन ट्यूब है, मान लीजिए यहाँ एग हुआ मैच्योर, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में से ये यहाँ गर्भाशय तक ले जाया जाता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है। अब क्या है ये थैलेनुमा संरचना? ये है गर्भाशय यानी कि यूटेरस। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर जो योनि मार्ग बताया गया है उसके बाद ग्रीवा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि मैथुन यानी कि जो प्रोसेस है कॉपुलेशन की, यानी कि इसको एक बार समझते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें 2 तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको एक बार समझते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और ओवम का मिक्स होना यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। ये होता है जरूरी और इससे बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है फर्दर बेबी। तो जो ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की ये 2 तरह से होती है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बॉडी से बाहर जाकर के फ्यूज होते हैं। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है कि जो गैमीट है वो फीमेल की बॉडी में अंदर ही फ्यूज होते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल की बॉडी में ही होती है। इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो ह्यूमन है उसमें ये दूसरे टाइप का फर्टिलाइजेशन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मिलता है। तो ह्यूमन बीइंग में फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है और इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आप सोचिए कि जो ये गैमीट है एग, इसको होना है फ्यूज किसके साथ? स्पर्म के साथ, मेल गैमीट के साथ। तो यहां से स्पर्म कैसे पहुंचेगा? तो जो ये प्रोसेस है एग तक स्पर्म को पहुंचाने की, इस प्रोसेस को ही कॉपुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या रहता है, यहाँ योनि में जो पेनिस है उससे जो सीमन है यानी कि जो फ्लूइड है जिसमें कि स्पर्म है उसको यहाँ पहुंचाया जाता है। तो जब वो फ्लूइड पहुंचता है यहाँ पे तो उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो जो सीमन है, वो जो लिक्विड है उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। वो छोटे छोटे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो हैं वो योनि के अंदर प्रवेश करते हैं और ग्रीवा तक जाते हैं। अब जब ग्रीवा तक जाते हैं तो यहाँ से अंदर जाते हैं गर्भाशय में। गर्भाशय में जब पहुंचते हैं तो यहाँ से यहाँ जाते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। तो कुछ स्पर्म इधर और कुछ स्पर्म इधर पहुंचते हैं। जिस भी ओर उस समय पर एग प्रेजेंट होगा वहां तक स्पर्म जाकर के इस फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन का प्रोसेस होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। एक बार फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद ही ये जाइगोट यहाँ पर यानी कि गर्भाशय में सेटल हो जाता है, यहाँ के एम्बेडेड हो जाता है। अब
जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे करके फर्दर बहुत ज्यादा ग्रो करने लगता है। अब बहुत सारी सेल्स जब हो जाती हैं तो देखिए ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जब फ्यूजन हुआ, यानी कि एक सेल थी मेल की और एक थी फीमेल की, गैमीट की बात यहाँ हो रही है, तो दोनों गैमीट जब फ्यूज हुए तो उससे एक सेल बनी, जाइगोट मतलब एक सेल। अब जाइगोट ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, यानी कि डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है, बेबी बनने की कंडीशन स्टार्ट होती है, तब उसे कहा जाता है फीटस। तो जाइगोट यानी कि सिंगल सेल और फीटस मतलब कि थोड़ी डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारी मल्टी सेल्स वहां आ चुकी हैं, बन चुकी हैं। तो यहां पर बेबी रहता है फिर 9 मंथ्स के लिए। 9 मंथ्स का पीरियड जो ये बेबी ग्रो करने के लिए यूटेरस में होता है, इस पीरियड को कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड के बाद डिलीवरी हो जाती है और बेबी बाहर आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। एक बार यहां से रीडिंग ले लेते हैं। जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसे संरचना भ्रूण बना लेता है। तो यहाँ यही भ्रूण मतलब कि फीटस की बात हो रही है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मां का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने, उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहले से ही जो फीमेल की बॉडी है, यानी कि जो यूटेरस है, उसमें पहले से ही इसके लिए प्रिपरेशन रहती है कि बेबी को बॉर्न होना है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि जो भ्रूण है, यानी कि जो बेबी होने वाला है, यानी कि जो फीटस है, उसको पोषण कहां से मिलता है? इसको पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। इसको पोषण मिलता है कहां से? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक स्तश्चरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। तो प्लेसेंटा कहां प्रेजेंट होती है? गर्भाशय की भित्ति में, यहां पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक प्रवर्ध होते हैं, यानी कि यहां पर इस तरह से ये ऐसे आउटग्रोस निकली होती हैं। तो आपको पता होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं डाइजेशन में, जो विलाय थे, जो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पर भी ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। यहां पर भी वैसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि इसमें भ्रूण के ओर के ऊतक प्रवर्ध होते हैं, ये बताया गया है। मां के ऊतकों में रक्तस्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन, क्या क्या मिलता है? भ्रूण को मां से न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा एवं अन्य पदार्थ यहाँ पर मिलेंगे, और साथ ही जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही रिमूव कर दिया जाएगा। मां के शरीर में गर्भ के विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। डिलीवरी के बारे में बताया गया है कि जो पेशियां हैं गर्भाशय की, उनमें होता है संकुचन और उससे बेबी जो है उसकी डिलीवरी, यानी कि वो बॉर्न हो जाता है। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? तो जो ये एग है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होगा? यदि अंड कोशिका निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, यानी कि जो एग सेल है वो सिर्फ 1 दिन तक जीवित रहेगी। यानी कि अगर यहाँ पर एग फॉर्मेशन हुआ है, एग फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये 1 दिन तक तो जिंदा रहेगी और उसके बाद अगर नहीं है तो ये बॉडी से अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अब एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है यहाँ पे यूटेरस एग की कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस समय पर क्या होता है, जो यहाँ पर ये जो ब्लड जमा हुआ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जाइगोट, वो यहाँ से बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है धीरे धीरे। और ये जो प्रोसेस है ये 3 to 5 डेज चलती है, यानी कि बॉडी से ब्लीडिंग होती रहती है। ये हो तो इसलिए रहा था कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जो यूटेरस है वो प्रिपेयर खुद को इसलिए कर रही थी कि फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट आएगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म नहीं पहुंचता है
तब क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि जो एग जिसका अभी तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो एग बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यूट्रस की जो वॉल प्रिपेयर की गई थी फर्टिलाइजेशन के लिए वो बॉडी से धीरे धीरे करके शेड आउट हो जाएगी यानी कि निकल जाएगी, और इसे ही कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन यानी कि ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म। इसकी अवधि क्या हो रहती है, 2 से 8 दिन लिखी गई है यहाँ पर। तो बच्चों आज हमने मानव में लैंगिक जनन के बारे में सीखा और हम इसे आगे सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।